डी.एड.के एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बने और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एड.के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एड.के एकेडमी। और आज हम शुरू कर रहे हैं एमपीपीएससी 2017 की वैकेंसी आ गई है, उसके लिए एमपीपीएससी प्री 2017 के लिए एमसीक्यू सीरीज़। इसमें आज हम बात करेंगे एमपी जीके के मोस्ट 50 आईएमपी क्वेश्चंस। ये एमसीक्यू फर्स्ट है। इस तरह के हर एक वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों को देखेंगे, 50 प्रश्नों को हल करेंगे और लगभग ऐसे 10 से 15 वीडियो हम पूरे निकालेंगे। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो हम देखेंगे इस सीरीज़ को, यदि आपके द्वारा लाइक किया जाता है और आप इसे नीचे कमेंट करके हमें बताते हैं कि इसको कंटिन्यू किया जाए, तो हम लगभग 500 से 700 प्रश्नों की ये पूरी एक सीरीज़ निकालेंगे जिससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। हम ये कोशिश करेंगे कि एमपी से जितने भी प्रश्न आते हैं लगभग सभी को इस सीरीज़ के अंदर कवर करें। तो यदि आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे और इसी तरह से चले तो आप इस सीरीज़ को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें कि सर इसको आगे बढ़ाएं। तो यदि आपके कमेंट्स आते हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है पूरी तरह से आपकी डिमांड पर आधारित है, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको चाहिए वही हम देंगे। क्योंकि बहुत कम समय हमारे पास बचा है तो इसलिए हम चलिए शुरू करते हैं इसे। शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। हमारे द्वारा ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया एमपीपीएससी 2017 के लिए, प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम है प्री एग्ज़ाम के लिए। और ये जो क्रैश कोर्स है 2800 रुपये में अवेलेबल था, लेकिन इसे 31 दिसंबर 2016 तक के लिए 1999 रुपये में अवेलेबल करवाया जा रहा है। आप चाहें तो इसमें कुछ चीज़ें हमने फ्री दी हुई है सैंपल के तौर पे, तो आप उसको हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com पर जाकर देख सकते हैं और इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा बहुत समय से और लगातार आपके द्वारा मांग की जा रही है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाए, तो हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है एमपीपीएससी 2017 के लिए। तो ये जो टेस्ट सीरीज होगी इसमें पर संडे 10 टेस्ट होंगे। कुल बीच में भी 9 संडे है। पहले तो जो लास्ट संडे होगा उसके जो एग्ज़ाम होगा हमारा, उससे 2 दिन पहले यानी 8 तारीख को एक स्पेशल टेस्ट भी इसके तहत होगा, 9 संडे को और एक 8 तारीख को। तो इस तरह से कुल 10 टेस्ट होंगे। आप चाहें तो पर टेस्ट 49 रुपीज़ चार्ज इसका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 399 यानी 399 रुपये में पूरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये जो यहाँ पर मिलेगा वही इन्वायरमेंट पूरा मिलेगा और साथ में जो क्वेश्चंस की क्वालिटी होगी वो उसी लेवल की होगी जो एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। और लगातार जो पैटर्न है, जिस सब्जेक्ट से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पे लगभग पूरा के पूरा आधारित होगा। और पूरा जो सब्जेक्ट है, पूरा जो एमपी का सिलेबस है, एमपीपीएससी का सिलेबस है, उसको कवर करवाया जाएगा। पहला हमारा टेस्ट होगा वो 11 दिसंबर को होगा। तो आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com पर जाकर इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे हमने इसकी लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसकी लिंक देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो। बात करें मध्य प्रदेश के एमसीक्यूज के बारे में, तो बात करें मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं, कि इंपॉर्टेंट सवाल है। वन मध्य प्रदेश में, देखिए भारत के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये प्रश्न वनों से लगभग लगातार पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आज का जो पहला है हमारा, उसमें पूछा गया मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो इसका सही आंसर है 30.7, ये सही आंसर है 30.72%। मध्य प्रदेश में 30.72% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। बात करें मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो मध्य प्रदेश के अंदर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी 1974 में, और जिसका काम है प्रदूषण को रोकथाम करना। बात करें मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना कहाँ है। न्यूज प्रिंट मतलब न्यूज प्रिंट का जो कागज होता है, वो जो अखबारी कागज जिसे हम कहते हैं, उसका कारखाना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के अंदर ये जो अखबारी कागज का कारखाना है ये नेपा नगर के अंदर है। और नेपा नगर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट
जगह है, क्योंकि इससे पहले तक जो हमारे अखबारी कागज था विदेशों से मंगवाना पड़ता था, लेकिन निपा नगर में खुलने से भारत के अंदर जो अखबारी कागज है उसकी आपूर्ति हो गई है। बात करें चौथे प्रश्न की, तो वह क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ बनाया गया। देखिए क्रिस्टल आईटी पार्क या इस तरह से संबंधित काफी सारे पार्क पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में लगातार। तो क्रिस्टल आईटी पार्क जो बनाया गया है इंदौर के अंदर बनाया गया, और बेसिकली ये बनाया गया आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। मध्य प्रदेश को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब के रूप में विकसित करने के लिए ये जो मध्य प्रदेश सरकार है इसकी मंशा है, और उन्होंने इसके लिए आईटी पार्क जिसका नाम दिया गया क्रिस्टल आईटी पार्क ये बनाया है, और यहाँ काफ़ी सारी सुविधाएं उद्यमियों को दी जा रही हैं। बात करें अगली, तो पांचवा क्वेश्चन है झांसी की रानी किसकी रचना। झांसी की रानी एक महत्वपूर्ण रचना है और आप सभी ने सुनी होगी ये खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवयित्री हैं, बहुत महान हिंदी की कवयित्रियों में जिनकी गिनती होती है, तो उनकी रचना है झांसी की रानी। बात करें इंदौर संभाग में कितने जिले हैं, तो एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इंदौर संभाग मध्य प्रदेश के अंदर 10 संभाग है, 10 संभाग में इंदौर एक संभाग है। इंदौर संभाग के अंदर कुल 8 जिले हैं, और जो 8 जिले इंदौर संभाग के अंदर है, एक तो इंदौर आपको पता ही है, इंदौर तो है ही सही। इंदौर के अलावा जो इसके अंदर जिले शामिल है, धार है, धार के बाद झाबुआ और अलीराजपुर दोनों शामिल हैं, और साथ में बड़वानी, खरगोन, खंडवा, ये इसके अंदर पूरे जो हैं ये जिले शामिल हैं। बात करें मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है इसके अंदर 2 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो एक इसमें सिंगरौली भी है और सीधी भी है। तो मध्य प्रदेश का जो कोयला क्षेत्र है प्रमुख सीधी है। देखिए मान लो एक सिंगरौली के अंदर ताप विद्युत केंद्र है, लेकिन जो सीधी है उसके अंदर सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। बात करें मध्य प्रदेश में घड़ी बनाने के कारखाने की, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो घड़ी बनाने का कारखाना है वो बैतूल के अंदर है। बैतूल के अंदर है मध्य प्रदेश में घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना। बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एक इम्पॉर्टेंट मानव संग्रहालय है, और ये जो मानव संग्रहालय है ये भोपाल के अंदर स्थित है। भोपाल में यदि आपने देखा हो तो वन विहार के ऊपर स्थित है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। यदि आपने नहीं देखा तो इस पर एक बार जरूर आप जाकर विजिट करें। 10 की बात करें क्वेश्चन नंबर, तो वो है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने वाला पीथमपुर किस जिले में है। तो पीथमपुर है उसको जाना जाता है, तो एक प्रश्न तो हमारा ये बन जाता है पीथमपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो पीथमपुर को जाना जाता है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से, और ये जो है धार जिले के अंदर है, मध्य प्रदेश के इंदौर के पास में है, धार जिले के अंदर। देखिए ध्यान रखिएगा जो पीथमपुर है उसको ज्योग्राफिकली जो है वो इंदौर जिले के पास में है, लेकिन इंदौर जिले में ना होकर वो धार जिले में, जिस प्रकार से कि एक और औद्योगिक केंद्र है मध्य प्रदेश के अंदर मंडीदीप, और मंडीदीप भोपाल के पास में लगता है, लेकिन वो रायसेन जिले के अंदर है। इसी तरह से पीथमपुर जो है वो है इंदौर जिले के अंदर। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है, ये डेट्रॉइट जो है एक यूरोपियन शहर है, और जहां ऑटोमोबाइल जो होते हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल बनते हैं, और इसी तरह से पीथमपुर में भी बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल का निर्माण होता है, इसलिए इसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है वो खेल में दिया जाता है। जो खेल प्रशिक्षक रहते हैं यानी कि कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। साथ में जो खिलाड़ी होते हैं उनको एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश के अंदर दिया जाता है। वहीं भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। नंबर बात करें अगले प्रश्न की, तो ये है भृतहरि की गुफा कहाँ स्थित है। भृतहरि की जो गुफाएं हैं वो उज्जैन के अंदर स्थित हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आप उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाए तो उज्जैन महाकाल की नगरी है, और भृतहरि की गुफाएं भी वहीं हैं। बात करें खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था, तो ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगातार कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और ये इसका जो सही आंसर है लगभग आप सभी को शायद पता होगा, तो अगर नहीं पता है तो ये चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया था, और ये 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच में ये मंदिरों का निर्माण कराया गया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है स्थापत्य कला की दृष्टि से देखा जाए मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट, खासकर विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा टूरिस्ट क्षेत्र है खजुराहो। खजुराहो जो है वो छतरपुर जिले के अंदर पड़ता है। बात करें ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबद्ध स्थल कायथा, कायथा एक संबद्ध जो स्थल है वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, तो वो किस जिले के अंदर है, तो कायथा जो है उज्जैन जिले के अंदर है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। और ताम्र पाषाणिक मतलब जब लोगों ने तांबे का यूज करना सीखा था धातु के रूप में, तो वो जो समय था, वो जो संस्कृति थी तो उससे संबंधित ये क्षेत्र रहा है।
बात करें मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती, तो इन नीचे जो राज्य दिए गए हैं इसमें से किससे मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती, तो देखें उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, राजस्थान से भी लगती है, महाराष्ट्र से भी लगती है, लेकिन तेलंगाना से नहीं लगती। तेलंगाना से जो सीमा लगती है छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो राजधानी है वो हैदराबाद है और इससे संबंधित प्रश्न लगातार परीक्षाओं में आ रहे हैं, तो तेलंगाना को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जून 2014 या 15-14 के अंदर इसका निर्माण हुआ है। बात करें भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मतलब जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है उसकी दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश जो भाग है वो है गोंडवाना लैंड का। ये गोंडवाना लैंड आखिर क्या है, तो इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पहले समय, जब काफ़ी समय पहले पृथ्वी का जो भूभाग था, जो आज 7 महाद्वीप के रूप में दिखाई देते हैं, 7 महाद्वीप ना होकर एक ही भूभाग, इस तरह से एक ही भूभाग में सभी जुड़े हुए थे। और एक समय आया जब ये बीच में से टूटे, तो बीच में से टूटने के बाद ऊपर का जो था वो अंकारा लैंड कहलाया और नीचे का जो भूभाग था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। तो मध्य प्रदेश जो है और पूरा के पूरा जो भारत है वो इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, अफ्रीका मेडागास्कर के साथ जुड़ा हुआ था, और वो धीरे धीरे ऊपर क्या है और टेरेस सागर जो था वहां आकर रशियन प्लेट से टकराया और फिर उसके बाद उत्पत्ति हुई हिमालय पर्वत की। तो ये मुख्य गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कई बार जो है मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश को गोंडवाना लैंड क्यों कहा जाता है, तो कई लोग कहते हैं, कई किताबों में मैंने पढ़ा कि मध्य प्रदेश को गोंडवाना लैंड इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में गोंड राजाओं का राज था। ये बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश को गोंडवाना लैंड इसलिए नहीं कहा जाता, बल्कि जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसके कारण मध्य प्रदेश को गोंडवाना लैंड कहा जाता है, क्योंकि जो मुख्य द्वीप था, बड़ा जो महाद्वीप था, वो 2 भागों में टूटा था, अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड। चलिए बात करते हैं कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश का जो निमाड़ क्षेत्र है उसके अंदर कपास की खेती मुख्य रूप से होती है। तो कपास के लिए जो मुख्य रूप से उपयुक्त मिट्टी है वो काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। बात करें पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है पाताल पानी जलप्रपात और ये चंबल नदी पर बना है, इंदौर के पास में। अभी आपको अगर ध्यान है तो थोड़े दिन पहले 2 या 3-4 साल पहले इसमें कुछ इंजीनियरिंग छात्रों के बहने की भी खबर आई थी, क्योंकि एकदम से पानी छोड़ दिया गया था तो उससे वो बह गए थे। तो ये एक दर्दनाक घटना यहाँ हुई थी। तो पाताल पानी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इंदौर के पास में है और काफ़ी शानदार नज़ारा यहाँ से बनता है। बात करें विश्व तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो प्रारंभ की गई थी 1999 से 2000 के वर्ष में प्रारंभ की गई थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। बात करें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो है नोरादेही। इसमें से बात करें राला मंडल की, तो राला मंडल जो इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा नहीं है। नोरादेही जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और ये जो अभ्यारण्य है सागर, दमोह और नरसिंहपुर 3 जिलों में फैला हुआ है। बात करें सागर, दमोह और नरसिंहपुर, ये 3 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है, ये वाला जो है नोरादेही। चलिए बात करते हैं 21वां प्रश्न नंबर जो है मध्य प्रदेश के सर्प उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का जो सर्प उद्यान है वो भोपाल के अंदर है। ब्रेडरी जाति किसकी जाति है, ये ब्रेडरी जो है बारहसिंगा की जाति है। बारहसिंगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रजाति है ब्रेडरी, जो ये मध्य प्रदेश के अंदर मात्र कान्हा किसली नेशनल पार्क के अंदर पाई जाती है और भारत के अंदर भी सिर्फ यही पाई जाती है, कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है, उसके अलावा कहीं भी नहीं पाई जाती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रजाति है जो ब्रेडरी प्रजाति है बारहसिंगा की। बात करते हैं सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी, तो सिंधिया वंश की जो स्थापना की थी वो रनोजी सिंधिया के द्वारा की गई थी, रनोजी सिंधिया के द्वारा की गई थी। और कई बार अब आपने देखे होगा कई बुक्स में दिया तो महादजी सिंधिया के द्वारा भी दिया रहता है कि महादजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना की थी। हालांकि महादजी सिंधिया जो थे वो इन्हीं के उत्तराधिकारी थे रनोजी सिंधिया के और काफ़ी प्रतापी राजा थे, लेकिन जो स्थापना की थी वो रनोजी सिंधिया के द्वारा की थी। हाँ, मध्य प्रदेश का अगर कहा जाए, मध्य प्रदेश के अंदर जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसके बाद जो एकमात्र व्यक्ति जो बचे थे सिंधिया परिवार से वो यही थे और इन्होंने फिर मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया
वंश की स्थापना की थी मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन जो रणोजी सिंधिया थे वो इसके वास्तविक संस्थापक थे। बात करें चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस जिले में हुआ, तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है इसके अंदर झाबुआ जिले के अंदर हुआ था। झाबुआ जिले का भाभरा गाँव जो था वहाँ पर इसका मध्य प्रदेश चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था। और आजकल इसे चंद्रशेखर आज़ाद ग्राम बना दिया गया है। और अब ये जो भाभरा गांव है ये पड़ता है अलीराजपुर जिले के अंदर। वर्तमान में ये अलीराजपुर जिले में है। बात करते हैं सीधी जिले का निर्माण कब किया गया था। सीधी जिला बहुत इंपॉर्टेंट जिला है जिसका निर्माण जो था किया गया था 2008 में। 2008 में सीधी जिले का निर्माण किया गया था। 26वें प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है, तो मध्य प्रदेश का जो मुख्य क्षेत्र है जो गोंडवाना कहलाता है वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, वो मुख्य रूप से गोंडवाना क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बात करें 27 की तो बेसाल्ट चट्टान से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो बेसाल्ट जो चट्टानें होती हैं उनसे काली मिट्टी का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। और जो मालवा का पठार है वो इन्हीं चट्टानों से और इसी प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है। मंधार जलप्रपात किस नदी पर है। 28वें प्रश्न की बात करें तो जो मंधार जलप्रपात है वो है नर्मदा नदी पर खंडवा जिले के अंदर। मंधार जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट एक जलप्रपात है जो कि खंडवा जिले में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो यह ज्वार की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ज्वार की कृषि के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है मिश्रित मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत फेमस मिट्टी है और मिश्रित मिट्टी है वो ज्वार के लिए सबसे ज़्यादा फेमस मिट्टी है। बात करें अगले प्रश्न की, तो वह निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है, तो सर्वाधिक जो मृदा अपरदन करती है वो चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। चंबल नदी के द्वारा खासकर मुरैना जिले के अंदर ये अपरदन सर्वाधिक किया जाता है और ये मुरैना जिला है वो मृदा अपरदन से सर्वाधिक ग्रसित है। और चंबल नदी के द्वारा जो मृदा अपरदन किया गया है उससे बहुत बड़े खड्डों का निर्माण हुआ है जिन्हें बीहड़ भी कहते हैं, जिनमें डाकू की समस्या इस क्षेत्र में फैली है। बात करें अगले प्रश्न की, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य, इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, ये राला मंडल इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में टंगस्टन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज है जो मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है और इससे जो बल्ब होते हैं, बल्ब के फिलामेंट वगैरह का निर्माण होता है। तो ये जो टंगस्टन मध्य प्रदेश के अंदर प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है ग्वालियर से। ग्वालियर क्षेत्र से या ग्वालियर जिले से टंगस्टन की प्राप्ति होती है। बात करते हैं अगली की, तो 33वें नंबर पे है 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसमें मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर है नीमच छावनी के अंदर सबसे पहले मध्य प्रदेश में विद्रोह हुआ था। नीमच में सेना की छावनी थी और वहां पर सबसे पहले विद्रोह किया गया था। तानसेन मध्य प्रदेश के किस राजा के दरबार में थे। तानसेन जिनका जो बहुत महान गायक रहे हैं और जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जो उससे पहले जो थे ये राजा रामचंद्र के दरबार में थे। राजा रामचंद्र रीवा के राजा थे या जिसे कहा जाए बघेलखंड के ये राजा थे, बघेलखंड के राजा थे और उनके दरबार में जो थे तानसेन साहब हुआ करते थे। इनकी जो समाधि है मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर में इनकी समाधि और तानसेन समारोह का आयोजन भी ग्वालियर में ही किया जाता है। हरदा किस संभाग के अंदर आता है, तो हरदा जो आता है वो नर्मदापुरम संभाग के अंदर आता है। नर्मदापुरम संभाग का जो पहले नाम था वो होशंगाबाद संभाग था और इसका नाम चेंज करके अब नर्मदापुरम संभाग किया गया है। तो ये आता है नर्मदापुरम संभाग में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST जिसे कहते हैं उस देशांतर के सबसे निकट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी ट्रिकी टाइप का प्रश्न है। इसमें आपको थोड़ा सा मैप का आइडिया होना चाहिए कि कौन से शहर की जो लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन वो कहाँ पर है। तो इसमें आप देखेंगे तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में है, उज्जैन भी उसी के पास में है। अब यहाँ पर दो बचते हैं, सागर और होशंगाबाद, लेकिन जो सही आंसर है इसका वो है होशंगाबाद। होशंगाबाद जो है वो ज़्यादा पास में है IST के जो 82.5 डिग्री की जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसके। निम्न में से किस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है, मतलब ऐसी कौन सी मिट्टी होती है जिसमें बालू की अधिकता होती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसके अंदर बालू की अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। ऐसी मिट्टी जो होती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, उसके अंदर बालू की मात्रा अधिक होती है। झाड़ीदाहा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। झाड़ीदाहा जलप्रपात एक इम्पॉर्टेंट जलप्रपात है और झाड़ीदाहा जलप्रपात जो बना है चंबल नदी के ऊपर ये झाड़ीदाहा जलप्रपात बना हुआ है। बात करें मध्य प्रदेश में किस स्थान पर
को ऊर्जा राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में बेढ़न सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है सरकार द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के द्वारा। तो ये इसको जाना जाता है बेढ़न सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के नाम से। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पवन चक्कियां हैं? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंदर सर्वाधिक पवन चक्कियां हैं, और सर्वाधिक पवन चक्कियों वाला जो जिला है वो इंदौर जिला है। बात करें मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस नगर से हुई थी? तो मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत जो हुई थी वो इंदौर नगर से हुई थी, भोपाल से नहीं हुई थी। ध्यान रखिएगा, सही आंसर इंदौर है। इंदौर से मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश में डाक सेवा की शुरुआत किस नगर नहीं, यहाँ पर नहीं है, किस सन से हुई थी? यहाँ पर ईयर पूछा है, सन पूछा है। तो ये हुई थी जो इसकी शुरुआत हुई थी 1962 से इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। बात करें पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो जो पेंच जल विद्युत परियोजना है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त जल परियोजना है, और इसके अंदर दोनों इसमें हिस्सेदार हैं। अमरकंटक ताप विद्युत गृह किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए, अमरकंटक ताप विद्युत गृह है वो है अनूपपुर में स्थित है, और ये सोहागपुर क्षेत्र के अंदर स्थित है, क्योंकि यहाँ से सोहागपुर क्षेत्र से इसको कोयले की प्राप्ति होती है या कोयला प्राप्त होता है, जिससे बिजली का निर्माण होता है। तो ये है सोहागपुर क्षेत्र में। बात करें मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? तो मालविकाग्निमित्रम जो रचना है वो कालिदास की रचना है, और कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, या चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी उपाधि विक्रमादित्य थी, उज्जैन में जिनकी राजधानी थी। तो उनके 9 रत्नों में से एक थे कालिदास जी। तो इनकी रचना है मालविकाग्निमित्रम। मालती माधव की बात करें तो मालती माधव किसकी रचना है? तो ये मालती माधव जो रचना है भवभूति की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है मालती माधव भवभूति की। बात करें 47वें क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो बोली नहीं बोली जाती है वो कोरवी, क्योंकि गोंडी बोली जाती है, बुंदेलखंडी बोली जाती है, और मालवी तो बोली ही जाती है। तो कोरवी जो है जिसे खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है, खासकर ये हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है ये बोली। मध्य प्रदेश के अंदर कोरवी बोली नहीं बोली जाती। सुरेती किस अंचल की लोक चित्रकला है? लोक चित्रकला जो सुरेती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सुरेती जो लोक चित्रकला है, और ये बुंदेलखंड अंचल की ये लोक चित्रकला है, बुंदेलखंड में फेमस है। बात करें 49वें प्रश्न की, तो वह है तिगवा किस जिले में स्थित है? तिगवा में एक बहुत शानदार मंदिर बना हुआ है। तिगवा जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के अंदर स्थित है, और जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार धानी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के नाम से इसे जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कहा जाता है इंदौर को, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है मध्य प्रदेश का इंदौर। तो इसे कहा जाता है कपड़ों का शहर। तो आज का हमारा वीडियो जो होता है वो यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस पर कमेंट जरूर करें। यदि आप कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करेंगे, तो हम ये समझेंगे कि आपको ये सीरीज नहीं चाहिए। यदि आप हमें कमेंट करके बताते हैं कि आपको ये सीरीज चाहिए, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे आगे। साथ में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी वीडियो हैं जो MPPSC से संबंधित है, तो आप देखते रहें हमारा चैनल। तब तक हम बनाते हैं आपके लिए इसी तरह के और भी बहुत शानदार वीडियोज़ जो आपको उपयोगी होने वाले हैं आपकी परीक्षा में। हमें दीजिए इजाज़त, हमारी बात करते हैं हम यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।